वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। 40 डेज की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं कवर कर रही हूँ आरओ री एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, तो रिवीजन जितना अच्छे से हो सकता है वो कर लीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी लिस्ट मैंने ले ली है जो आप अक्सर करके भूल जाते हैं रिवाइज करना। जैसे कि राष्ट्रपति या अदर कोई पद हैं, कोई नियुक्ति हैं, वो किसके समक्ष अपना शपथ लेंगे, किसको अपना त्यागपत्र देते हैं, उनकी आयु सीमा क्या है, ये सारी चीज़ें जितना भी आपसे पूछा जा सकता है, फैक्ट बन सकता है, कथन या कारण पूछा जा सकता है, वो मैंने एक लिस्ट में ले लिया है और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी आपको सामने दिख जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो आप देखिए और बस एक बार वीडियो देख के ही आपको ये तैयार हो जाएगा। बार बार वीडियो भी नहीं देखना है और आसानी से तैयार भी हो जाएगा। अगर इससे प्रश्न आते हैं तो गलत नहीं होंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट है। अभी आरओ को टारगेट कर रहे हैं। यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आगे यूपी पीसीएस 2025 के लिए भी हम तैयारी शुरू करेंगे। तो एग्जाम में इतने कम समय में जितना अच्छे से रिवीजन हो सकता है उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आ रही हूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और मेंस के भी साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले नियुक्ति है उसमें राष्ट्रपति आते हैं। तो राष्ट्रपति किसके समक्ष, तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब मुख्य न्यायमूर्ति, अगर वो अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय के जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। अब इनके बाद कौन आ जाते हैं, तो वो हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं या उन्होंने इसके लिए कोई व्यक्ति नियुक्त किया है तो उसके समक्ष। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति सीजेआई के सामने, उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं या राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है तो उसके समक्ष। अब बात करते हैं राज्यपाल की। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति है तो उच्च न्यायालय में जो उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश है उनके समक्ष। तो अभी राष्ट्रपति देखा किसके सामने, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, लेकिन राज्यपाल उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति होंगे अर्थात हाईकोर्ट के जो हैं उनके समक्ष अपने पद की शपथ लेते। अगर वो अनुपस्थित हैं तो हाईकोर्ट के जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेंगे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये भी राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। देखिए, याद कर लीजिए, जो राष्ट्रपति को छोड़कर और किसी के समक्ष लेते हैं अपने पद की शपथ, उसके बाद जो भी बचेंगे वो सब राष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन एक बार देख जरूर लीजिएगा ढंग से। फिर देखते हैं संसद के जो सदस्य हैं, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अगर कोई व्यक्ति है तो उसके समक्ष तो राष्ट्रपति यहाँ भी होंगे। लेकिन राज्य के विधानमंडल के सदस्य राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति तो उसके समक्ष, अर्थात ये राज्यपाल के समक्ष अपने पद की शपथ लेंगे। और राज्य के मंत्रिपरिषद में भी कोई मंत्री है तो राज्यपाल के समक्ष। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो भी राज्यपाल द्वारा, मतलब ये राज्यपाल के समक्ष ही अपने पद की शपथ लेते हैं, याद रखिएगा। अब ये तो हो गया पद की शपथ के बारे में, लेकिन ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं ये भी जानना महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति सीजेआई के सामने अपने पद की शपथ लेते हैं, लेकिन अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं और इसी तरह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। राज्यपाल भी राष्ट्रपति को देते हैं और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो भी राष्ट्रपति को। अब देखिए, कंफ्यूजन का विषय यहाँ बन जाता है। उच्च न्यायालय में आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं गवर्नर और राष्ट्रपति को लेकर के। तो याद रखिए, जितने भी न्यायाधीश हों, चाहे उच्चतम न्यायालय के हों या उच्च न्यायालय के हों, वो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। तो दोनों एक दूसरे को, ठीक है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा त्यागपत्र और लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। राज्यसभा के सभापति को उपसभापति अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। अब यहाँ उपसभापति की बात हो रही क्योंकि सभापति क्या है, वो तो उपराष्ट्रपति है ना।
तो वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। संसद के सदस्य तो राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। इसी प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष को, और विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है वो विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। अब विधान परिषद के सभापति की जब बात होगी तो ये उपसभापति को अपना त्याग पत्र देंगे, और ये जो उपसभापति हैं ये सभापति को। लोक सेवा आयोग, जिसमें संघ आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग या फिर संयुक्त आयोग है, दोनों के बारे में जब भी बात होगी तब भी राष्ट्रपति को अपना ये त्याग पत्र देंगे। लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, जो राज्य है, राज्य लोक सेवा आयोग है, तो वो राज्य के राज्यपाल को देंगे अपना त्याग पत्र। यहाँ मत कंफ्यूज होइएगा। अब अगली लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें हम लोग समझने वाले हैं भारतीय संविधान में कुछ पदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा क्या होती है। यहाँ से प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए ही बात करेंगे, तो इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो याद रखिएगा 35 वर्ष। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 58 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में। ठीक है, याद रखिएगा 58 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में। उपराष्ट्रपति के बारे में किसमें दिया गया है इनकी न्यूनतम आयु के बारे में? तो सबसे पहले इनके पद के लिए न्यूनतम आयु ही समझ लीजिए 35 वर्ष है, जो राष्ट्रपति की है। आर्टिकल 66 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, याद रखिएगा। अब राज्यपाल आ जाते हैं, तो राज्यपाल के पद के लिए जो चुनाव के लिए न्यूनतम आयु है इनकी भी 35 वर्ष है। आर्टिकल 157, याद रखिएगा। और आपने देखा था इस बार पेपर में राष्ट्रपति से रिलेटेड ही आपको सारे आर्टिकल दे दिए गए थे, और उसमें बताना था कि कौन सा इनकरेक्ट है, जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ। ठीक है, प्रीलिम्स वाला। इसी तरह अगर आप आरओ या यूपीपीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप प्रिपेयर रखिए। राज्यपाल से महाधिवक्ता हो गए, या फिर आप इसके अलावा देख रहे जितने भी इम्पोर्टेंट पद हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल हैं वो एक पास आप याद कर लीजिए। संसद से रिलेटेड, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से रिलेटेड। अब अगर उसी में या तो आपको अरेंज करने को, मैच करने को आ जाएगा, बस उसमें आप कंफ्यूज हो जाते, कोई एक इनकरेक्ट होता है, चूज करने को आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपसे गलत ना हो तो आप क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए कि अब एग्जाम में कैसे प्रश्न आ रहे हैं, और उस तरीके से आप खुद को तैयार रखें वैसे प्रश्न हल करने के लिए। सांसद के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा में कितनी है? 25 वर्ष है, आर्टिकल 84 बी में। और विधायक के रूप में चुनाव की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ये भी आर्टिकल 173 क्लॉज बी में दिया गया है, याद रखिए। सांसद के रूप में चुनाव के लिए राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष। लोकसभा में कितनी थी? 25 वर्ष। और राज्यसभा में 30 वर्ष, आर्टिकल 84 बी में ऐसा उल्लेख इसमें किया गया है। फिर एमएलसी के रूप में चुनाव के लिए कितनी आयु है? 30 वर्ष है, आर्टिकल 73 क्लॉज बी में। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की, देखिए इनकी मिनिमम एज नहीं दी हुई होती है, लेकिन हाँ मैक्सिमम एज कितनी है, ऊपरी आयु सीमा कितनी है, तो जरूर आपको याद रखना होता है, ये है 65 वर्ष, 124 क्लॉज 2 में। ठीक है, संघ आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति की ऊपरी सीमा, अब यहाँ भी न्यूनतम आयु नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, 65 वर्ष है, आर्टिकल 316 क्लॉज 2 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी सीमा 62 वर्ष है, उच्च न्यायालय में 62 वर्ष, उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष, आर्टिकल 217 क्लॉज 1। राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति की ऊपरी सीमा ये भी 62 वर्ष है, आर्टिकल 316 क्लॉज 2 में। अब यहाँ भी देख लीजिए, एक पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा 243F क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है। नगर पालिका के रूप में 21 वर्ष है, यहाँ भी 243V1A, ये भी याद रखिएगा। एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 14 वर्ष। ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, तो किस में दिया गया है? 14 वर्ष से कम किसी भी बच्चे को कारखाने में रोजगार के लिए नहीं लगाया जा सकता, आर्टिकल 24। मतदाता के रूप में अगर आप जाकर के वोट कर सकते हैं, जो वोटिंग राइट है आपका अधिकार है, उसके रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु अगर आपसे पूछी जाए तो वो 18 वर्ष से, पहले आपको पता होगा 21 वर्ष थी, घटा करके 18 वर्ष की गई। और ये अमेंडमेंट आपको कमेंट करके बताना, मैं पढ़ा चुकी हूँ कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और ये आर्टिकल 326 में है। तो आज की इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो आप पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए ऐसे ही टॉपिक के साथ। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।